Now we are going to discuss disc prolapse that comes under disease of spine में, that is prolapsed intervertebral disc और PIVD जिसको हम लोग बोलते हैं prolapsed intervertebral disc। तो मेनली जो द intervertebral disc होता है, मेनली द intervertebral जो disc होता है that is consist of three distinct components, mainly that is the cartilage end plates, second is nucleus pulposus and third is annulus fibrosus। So these are the three distinct components of intervertebral disc। तो जो भी जैसे वर्टिब्रा होते हैं मेनली मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है और उसके अंदर एक डिस्क प्रेजेंट रहता है, और जो डिस्क रहता है इसमें तीन कंपोनेंट मेनली पाए जाते हैं, दैट इज द कार्टिलेज एंड प्लेट्स। अगर तुम लोग देखोगे इमेज में हैंड रिटेन हैंड मेड इमेज है ये, दिस इज द कार्टिलेज एंड प्लेट, ठीक है। ये हर एक वर्टिब्रा में प्रेजेंट रहता है। द सेकंड इज द न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस जो पल्पोसस होता है और एनुलस फाइब्रोसिस होता है, उसका पार्ट्स कहाँ पे होता है, दो इंटरवर्टिब्रा जो होते हैं उसके 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 मिड में क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस। तो जो बाहर का जो पार्ट होता है, अगर हम लोग इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो इसमें क्या होता है, एक एनुलस फाइब्रोसिस का स्ट्रक्चर जो होता है वो आउटर वाला हिस्सा होता है, और बीच वाला जो हिस्सा होता है दैट इज द न्यूक्लियस पल्पोसस। यहाँ पे तुम लोगों को जो दिख रहा होगा, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस पल्पोसस, और उसके बाहर में क्या होता है, एनुलस फाइब्रोसिस का स्ट्रक्चर रहता है, और उसके ठीक ऊपर कार्टिलेज एंड प्लेट्स का रहता है। तो these three structures mainly that consist under intervertebral disc, ठीक है। तो तीन ये नाम याद रखना। तो न्यूक्लियस पल्पोसस डेराइव्ड किससे होता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला जो पार्ट है दैट बेसिकली डेराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक नोटोकॉर्ड वाला पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसस एक्चुअली क्या है, it is a kind of gelatinous material that's surrounded by the ring of fibrocartilaginous tissue। तो न्यूक्लियस पल्पोसस इज अ जेलेटिनियस मटेरियल, एक जेलेटिनस मटेरियल होता है दैट इज बेसिकली सराउंडेड बाय अ फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द न्यूक्लियस एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। तो इमेज, भैया हेलो, जेलेटिनस मटेरियल मतलब वो क्या है? जेलेटिनस मटेरियल एक्चुअली क्या होता है, एक कशन टाइप का एक उसका इंपॉर्टेंस रहता है कि जब जो दोनों डिस्क है काइंड ऑफ जेलेटिन मटेरियल, मतलब क्या होता है बेसिकली प्रोवाइड प्रिवेंट करता है एक फ्रिक्शन को। एक मटेरियल जो एक काइंड ऑफ मटेरियल होता है बेसिकली जो फ्रिक्शन, जिससे फ्रिक्शन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस का एक स्ट्रक्चर इंटर जो वर्टिब्रल डिस्क स्पेस के अंदर में जो मिलता है दैट बेसिकली प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ प्रिवेंट फ्रिक्शन, प्रिवेंट करता है, और इसमें इन्फ्लामेशन या तुम्हारा इन्फ्लामेशन ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से वो हेल्प करता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसा पार्ट है जो इमेजेस में, तो देखो ये वर्टिब्रल बॉडी होता है और इसके मिड में देखो दो वर्टिब्रा बॉडी के बीच में क्या होता है, एनुलस फाइब्रोसिस वाला स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखे तो इसके अंदर क्या होता है, एनुलस फाइब्रोसिस के अंदर वाला हिस्सा वाला न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट होता है। तो ये नॉर्मल एनाटॉमी वाला इमेज है, ठीक है। और ये सब क्या होता है ना, ये सब तुम्हारा जो एडहेरेंस वाला, इसके अंदर देखो तुम लोग को एक फैसेट दिखेगा। यहाँ पे देखो ये दो फैसेट है, जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वर्टिब्रा का, यहाँ पे एक जॉइंट बनता है, ये वाला पार्ट सूम क्यों नहीं हो रहा, हाँ, ये वाला देखो, ये जो वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड अस फैसेट जॉइंट। जो स्पाइनस प्रोसेस है इसके अंदर एक जॉइंट बनता है दैट इज कॉल्ड एस फैसेट जॉइंट। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेड वाला पार्ट देखोगे दैट इज नर्व रूट होता है। ये वाला पार्ट नर्व रूट होता है, यहीं से क्या होता है, नर्व निकलता है, ठीक है। हर एक वर्टिब्रा में नर्व का एंडिंग निकलता है दोनों साइड से। तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हम लोग ने देखा कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में तीन पार्ट होते हैं मेनली, और तीन पार्ट क्या क्या है, दैट इज कार्टिलेज एंड प्लेट, न्यूक्लियस पल्पोसस एंड एनुलस फाइब्रोसिस। तो प्रोलैप्स डिस्क हम लोग किसको बोलेंगे, प्रोलैप्स डिस्क हम लोग उसको बोलते हैं, दैट इज डेफिनेशन क्या है, दैट इज द मींस प्रोलैप्स डिस्क मेनली मींस दैट इज प्रोट्रूशन और एक्सट्रूशन of the nucleus pulposus through a hole or through a weak point in annulus fibrosis। तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट है, ये अंदर वाला जो न्यूक्लियस पल्पोसस पार्ट है और इसका जो बाहर वाला एनुलस फाइब्रोसिस पार्ट है, तो प्रोलैप्स डिस्क हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, एक वीक पॉइंट होता है एनुलस फाइब्रोसिस का। जब कोई एनी वीक पॉइंट होता है एनुलस फाइब्रोसिस का
या फिर होल होता है तो बेसिकली न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट ना वो क्या होता है बाहर प्रोट्रूड कर लेता है, ये वाला पार्ट बाहर प्रोट्रूड होने लग जाता है। ठीक है, प्रोट्रूड किससे करता है? प्रोट्रूड मेनली ऑकर्स थ्रू अ होल इन एनुलस फाइब्रोसिस। तो मेन प्रोलैप्स डिस्क में ये याद रखना है कि देयर इज अ प्रोट्रूशन और एक्सट्रूशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट थ्रू अ वीक पॉइंट ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, देन वी कॉल इट एज अ प्रोलैप्स डिस्क। अब ये जब प्रोलैप्स डिस्क होगा तो उसके अंदर सामने से क्या होता है, नर्व, बहुत बहुत सारे नर्व निकलते हैं। अगर ये जो प्रोलैप्स या हर्निएशन यहाँ पे जो हुआ है, अब इसके क्या होगा, एक प्रेशर अप्लाई होता है नर्व पे, जिसकी वजह से क्या होता है, नर्व का कंप्रेशन होता है और पेशेंट को क्या होता है, पेन सेंसेशन होता है। तो जो नर्व रूट का जहां पे कंप्रेशन होगा ड्यू टू हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस, वहां पे क्या होगा, पेन सेंसेशन रेडिएट करेगा। तो प्रोलैप्स डिस्क हम लोगों ने देखा कि प्रोलैप्स डिस्क होता क्या है। अब ये जो प्रोलैप्स डिस्क होता है मेनली देर आर 5 जनरल स्टेजेस, नॉर्मली 4 स्टेजेस होता है, बट लास्ट में फाइब्रोसिस वाला स्टेज को लेकर के वी से कि देर इज अ 5 स्टेजेस। ठीक है, different 5 stages how the prolapse nucleus pulposus or prolapse disc occurs. These 5 stages are: number 1, the stage of degeneration; number 2 is the stage of protrusion; number 3 is the stage of extrusion; number 4 is the stage of sequestration; and number 5 is the stage of fibrosis. तो डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेज में क्या हो रहा है वहां पे क्लिनिकल फ्यूचर्स वैसे हम लोग को देखने को मिलेगा, नॉट क्लिनिकल फ्यूचर्स बट वो स्टेज में कैसे कैसे एबनॉर्मलिटीज आता है वो देखने को मिलेगा। सपोज इन नंबर 1 स्टेज देयर इज इट इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ डीजेनरेशन। तो हम लोग बेसिकली कहाँ पे मेन फोकस करेंगे, मेनली वी विल फोकस अराउंड दिस पार्ट, न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट एंड एनुलस फाइब्रोसिस वाला पार्ट। ठीक है, और एक मैं बताना पॉइंट भूल गया कि वहां पे क्या होता है, इन देयर पोस्टीरियर पार्ट में देयर इज वन लिगामेंट प्रेजेंट दैट इज नोन एज पोस्टीरियर लॉन्ग लिगामेंट, और एंटीरियर में क्या होता है, ठीक, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर लॉन्ग लिगामेंट। ठीक है, तो ये दोनों लिगामेंट प्रेजेंट होता है। अगर इमेज में मैं यहाँ पे दिखाऊं कि लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस, ये देखो एंटीरियर वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर लॉन्ग लिगामेंट, दिस वन इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। एंड पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है, दिस वाला पार्ट, दिस वन इज द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। दो लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है ड्यू टू सपोर्ट देने के लिए। तो दो लिगामेंट है इसके अंदर, देखो ये वाला एनुलस फाइब्रोसिस वाला पार्ट है और इसके अंदर वाला एक न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट होता है। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन इसका में अगर हम लोग लेंगे तो वही न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है, प्रोट्रूशन एक्सट्रूशन हो जाता है थ्रू अ वीक पॉइंट इन एनुलस फाइब्रोसिस दैट कॉल्ड इज एज हमारा प्रोलैप्स डिस्क, हर्निएशन ऐसा हो जाता है। तो उसमें हम लोग स्टेजेस पढ़ रहे थे, स्टेजेस में क्या क्या था। द नंबर 1 स्टेज इज द स्टेज ऑफ डीजेनरेशन, जिसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ डीजेनरेशन देयर इज मेनली डीजेनरेटिव चेंजेस इन द डिस्क ड्यू टू एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन द एनुलस फाइब्रोसिस। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेज में डीजेनरेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, डीजेनरेशन होना स्टार्ट होता है डिस्क में, तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज की वजह से। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, वहां पे डीजेनरेशन पहले स्टार्ट होता है। अब जो डीजेनरेशन स्टार्ट होता है इन स्टेज 2 में क्या होता है, आफ्टर डीजेनरेशन आस्ते आस्ते क्या होता है, वो जो डिस्क है वो स्टार्ट्स प्रोट्यूडिंग, वो आस्ते आस्ते प्रोट्यूड होता है। बट देखो यहाँ पे जो एंटीरियर लॉन्ग, यहाँ पे जो तुम्हारा सॉरी, जो यहाँ पे जो तुम्हारा पोस्टीरियर जो लॉन्ग लिगामेंट है ये इंटैक्ट है। ठीक है, एंड जो प्रोट्यूटेड जो प्रोलैप्स्ड डिस्क है इन द स्टेज ऑफ प्रोट्यूशन, वहां पे क्या होता है, जस्ट एक बल्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक बल्ज होता है और ये एडहियर रहता है अपने पेरेंट डिस्क से। पेरेंट डिस्क मतलब कि जो उसका पार्ट है वो उससे उसके साथ वो इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज में देयर इज अ स्टेज ऑफ डीजेनरेशन, डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहा है। सेकंड स्टेज में स्टेज ऑफ प्रोट्रूशन, बस इन दिस स्टेज देयर इज जस्ट अ बल्ज। ठीक है, इन नंबर 3 स्टेज दैट इज द स्टेज ऑफ एक्सट्रूशन, तो उसमें क्या होगा, द डिस्क विल बिकम एक्सट्रूड। तो इसमें क्या होता है, आउट बेसिकली जो होता है उसमें यहाँ पे क्या होता है, द न्यूक्लियस पल्पोसस प्रोलैप्स्ड थ्रू द वीक पॉइंट, जैसे हमने बताया, जैसे हमने देखा, थ्रू अ वीक पॉइंट इन एनुलस फाइब्रोसिस बट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ प्रोट्रूशन में जस्ट एक बल्ज रहता है और इसमें क्या होता है, बस एक बल्जिंग और एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी ये वाला जो हिस्सा है इसमें एंटीरियर जो पोस्टीरियर लॉन्ग लिगामेंट है इट आल्सो बिकम्स इंटैक्ट, और ये जो होता है अपने पेरेंट डिस्क से भी एडहियर रहता है। तो ये अभी तक क्या हुआ है, जो प्रोलैप्स डिस्क है अपने एरिया में ही है, बस एक प्रोलैप्स हो रहा है बट ये यहीं पर ही इंटैक्ट है, इससे निकला नहीं है। इन केस ऑफ स्टेज ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट से निकल जा रहा है, काइंड ऑफ सिक्वेस्ट्रेड डिस्क।
इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस का जो पार्ट है, द न्यूक्लियस पल्पोसस प्रोलैप्स आउटसाइड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो जो होता है ये बाहर निकल आता है। दिस इज द स्टेज ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अपने कॉन्टैक्ट से बाहर निकल जाता है। एंड देर इज समथिंग आउट इन कॉन्टैक्ट, मतलब जो कॉन्टैक्ट होता है पेरेंट डिस्क के, वो नहीं रहता है इस स्टेज में। बाकी का 2 स्टेजेस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट रहता है। तो लास्ट स्टेज वी विल डिस्कस दिस स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। इन दिस स्टेज क्या होगा, अब ये हीलिंग होना स्टार्ट होगा आफ्टर सर्टेन स्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेज ऑफ रिपेयर होगा। रेसिडुअल न्यूक्लियस पल्पोसस बिकम फाइब्रोस्ड, जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट यहाँ पे जो बच जाएगा, इट विल बिकम फाइब्रोस्ड, स्टिफ हो जाएगा और हार्डेंड हो जाएगा यहाँ पे। और एक्सट्रूडेड न्यूक्लियस पल्पोसस जो होता है बिकम फ्लैटेंड, फाइब्रोस्ड एंड अंडरगो कैल्सिफिकेशन। फाइनली क्या होता है, द रिमेनिंग जो द रिमेनिंग जो न्यूक्लियस पल्पोसस का जो पार्ट होता है, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हीलिंग इट विल बिकम फाइब्रोस्ड, हार्डन हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन होता है। और जो ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस होता है ना, ये ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोस की वजह से ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये ओल्ड एज, मतलब ये जब जब प्रोसेस बहुत टाइम लगता है हीलिंग होने में, ठीक है, तो दिस स्टेज इज द स्टेज ऑफ रिपेयर, स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। तो हमने 5 स्टेजेस देखा। द फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ डिजेनरेशन, यहाँ पे डिजेनरेशन हो रहा है। स्टेज ऑफ प्रोट्रूशन, वेयर देयर इज जस्ट अ बल्ज। स्टेज ऑफ एक्सट्रूशन, इसमें भी बल्ज हो रहा है बट इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट डिस्क। नंबर 4 is the stage of sequestration. In this case, stage of sequestration, there is a no contact with the parent disk, and in this, the prolapsed disk basically prolapsed outside the intervertebral disc. Fifth stage is the stage of fibrosis. तो ये तो रह गया स्टेजेस। तो लेट अस सी द कॉजेज। कॉजेज में क्या क्या है, कॉजेज में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली इट कैन बी कंजेनाइटल की वजह से हो सकता है प्रोलैप्स डिस्क, दैट इज एग्जांपल लाइक स्पाइना बाइफिडा में जो हम लोग देखते हैं। ट्रॉमेटिक में क्या होता है, ट्रॉमेटिक में ड्यू टू कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर और रप्चर डिस्क की वजह से जो हम लोगों को प्रोलैप्स डिस्क मिल सकता है। थर्ड वन इज द इन्फ्लामेटरी कोई कॉज हो, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, इसमें भी क्या होता है कि प्रोलैप्स डिस्क देखने को मिलता है। डिजेनरेटिव कॉज में क्या हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और एनी डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। Number 5th is the neoplastic or some metastasis. So these are the causes which we can see in case of prolapsed disc. तो फिर हम लोग देखते हैं which is the most common part, that most common site of the exit of the nucleus, that is the nucleus pulposus वाला पार्ट जो होता है वो पोस्टेरोलैटरल वाला पार्ट होता है। मतलब जो होता है वो पोस्टेरोलैटरल वाला पार्ट होता है, ये वाला इधर का हिस्सा होता है पोस्टेरोलैटरल पार्ट। दैट इज व्हाई वी आर कंपेयरिंग विद द पोस्टीरियर लॉन्ग लिगामेंट का हमारा जो एक्सट्रूशन हो रहा है और इसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट याद रखना कि होता है पोस्टेरोलैटरल पार्ट होता है, द मोस्ट कॉमन साइट और साइट ऑफ एग्जिट। तो कॉमनेस्ट level for prolapsed intervertebral disc, which is the commonest level that we see, is the L4, L5 vertebra, because it is the weight bearing area. मतलब जो lumbar वाला area है, this is commonest level where the prolapsed intervertebral disc happens, that is the L4 and L5 vertebra. And number second is the C5 and C6 area. C5 means the cervical number 5 and cervical 6 area, because it is a mobile area. Okay. So let us see the secondary changes that is associated with the disc prolapse. So wait a minute. Now let us discuss about the secondary changes which is associated with the disc prolapse. तो secondary changes क्या-क्या देखने को मिलता है in case of disc prolapse? Number A is the changes in the structure of occupying the spinal cord. तो क्या होता है, जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम होता है वहां पे क्या होता है, स्पाइनल कैनल होता है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड राइज होता है। अब क्या होता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगर मान लो प्रोलैप्स होता है, वहां पे जिस नर्व रहता है वो ड्यू टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क का प्रोलैप्स या फिर जो हर्निएशन होता है, वहां से जो नर्व रूट का कंप्रेशन होगा, उस नर्व रूट के कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो इन दिस केस what are the changes that we see that occupying the spinal cord? Compression of the nerve roots arising from the spinal cord as discussed.
nerve root arising from the lower part is affected. For example, if disc prolapse occurs in between L4 and L5 nerve, L4 and L5 nerve root arising from the L5 is generally affected. तो इसमें क्या बोला गया है कि nerve root arising from lower part is nerve root arising from lower part is affected. For example, if disc prolapse in between L4 and L5 nerve, root arising from L5 is affected. तो if क्या होता है कि अगर मान लो disc prolapse होता है L4 L5 कोई भी वर्टिब्रा के मिड स्पेस से, तो जो नर्व रूट अफेक्टेड होता है इट इज द L5 वाला पार्ट, ठीक है, नॉट द L4 वाला पार्ट. तो इसमें एक एक्सेप्शन है, लाइक इफ डिस्क प्रोलैप्स ऑकर्स इन बिटवीन, अगर L4 L5 के बीच में अगर कोई भी डिस्क प्रोलैप्स होता है, मतलब जो डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो वो नर्व जो अराइज होता है L5 से, तो वो नर्व का क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन या फिर सिम्टम्स देखने को मिलेगा. ठीक है. तो ऑल्सो क्या होता है कि कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम हम लोग को देखने को मिलता है इफ, जैसा हम लोग को पता है जो L4 L5 वर्टिब्रा जैसे एंड होता है, वहां पे स्पाइनल नर्व, मतलब स्पाइनल जो कॉर्ड होता है उसका एंडिंग में हमको क्या मिलता है कि बहुत सारा नर्व एक्यूमुलेटेड ऐसा एक देखने को मिलता है, लाइक अ हॉर्स टेल. तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डा इक्वेना लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा जहाँ पे एंड होता है वहां से बहुत सारा नर्व निकलता है. एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लाइक अ हॉर्स टेल के जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डा इक्वेना, इसलिए वहां से नाम पड़ा. तो ड्यू टू एनी प्रोलैप्स, अगर वहां पे कोई इंटरवर्टिबल डिस्क का एसोसिएटेड प्रोलैप्स होगा तो वहां पे क्या होगा, एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, दैट इज कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम. नंबर बी इज द चेंजेस इन द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स. तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस एंड इट्स फाइब्रोसिस. जैसे होता है कि न्यूक्लियस पल्पोसस का क्या होता है, वहां से कुछ पार्ट निकल आता है ड्यू टू हर्निएशन कोलैप्स, और आस्ते से क्या होता है वो जगह का फाइब्रोसिस होने लग जाता है. तो क्या होता है कि अगर मान लो वो जगह फाइब्रोस होने लगेगा तो इट विल लीड्स टू लॉस ऑफ हाइट का, लॉस ऑफ हाइट ऑफ डिस्क. तो यहाँ पे मान लो कोई एक कंप्रेशन रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट एक्सट्रूड या प्रोट्रूड बाहर निकल गया, तो देयर विल बी जो स्पेस होता है वो स्पेस कम हो जाएगा एंड देयर विल बी अ डिक्रीज इन हाइट ऑफ द रेस्पेक्टेड जो भी वर्टिब्रा वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो वहां पे यही इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी चेंजेस इन इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स एंड देयर विल बी लॉस ऑफ हाइट ऑफ डिस्क. दिस अफेक्ट्स द पोस्टीरियर फेसेट जॉइंट्स. तो पोस्टीरियर फेसेट जॉइंट में कैसे इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि ये जो फेसेट है, ये एक जॉइंट यहाँ पे बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फेसेट जॉइंट. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू मान लो ये एक्सट्रूड या प्रोट्रूशन हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फेसेट जॉइंट है ये क्या होता है, ड्यू टू इसका एक्सट्रूशन की वजह से ये यहाँ पे प्रेशर देता है, और ये जब नीचे आएगा तो ये दोनों फेसेट जॉइंट में एक प्रेशर अप्लाई होगा, और प्रेशर अप्लाई की वजह से यहाँ जो नर्व यहाँ से गया है इट विल बिकम कंप्रेस्ड, और एसोसिएटेड जो पेन सेंसेशन, जो रेडिएटिंग जो पेन सेंसेशन होता है वो पेशेंट कंप्लेन करता है. Also, it can leads to degenerative arthritis further on. So, how we diagnose this kind of disc prolapse? We generally diagnose with the help of CT scan or MRI. Okay. What are the clinical features we mainly get? There will be a low back pain. Onset may be patient may complain कि back pain बहुत हो रहा है. Onset can be acute or chronic. Movement is very painful. जब patient move करेगा वहां पे क्या होगा, painful leg sensation radiate होगा. That will be leads due to any spasm of spinal muscles. और रेडिएट कैसा होगा, डाउन द बैक ऑफ लेग. ऑल्सो कैन फीचर्स ऑफ साइटिका, जैसा अगर नर्व रूट मान लो साइटिका का जैसे नर्व रूट कंप्रेशन अगर हुआ, वी ऑल नो दैट जो नर्व रूट सप्लाई होता है L4 to S1 मेनली जो सप्लाई होता है और साइटिका, तो अगर उसका कंप्रेशन अगर हुआ तो दैट विल लीड्स टू अ रेडिएटिंग काइंड ऑफ पेन, दैट इज बैक से जाकर के हमारा एक लेग पे रेडिएटिंग काइंड ऑफ पेन बैक ऑफ द मसल में कंप्लेन करेगा पेशेंट. थर्ड में यहाँ पे लिखा ही हुआ है साइटिक पेन ड्यू टू एनी नर्व रूट का पेन वजह से. ठीक है. ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द साइटिक नर्व. नर्व रूट क्या है, यहाँ पे L4 to S3 लिखा हुआ है, मेनली तुम्हारा S1 तक होता है. तो ड्यू टू एनी कंप्रेशन ऑफ द साइटिका नर्व, कंप्रेशन ऑफ साइटिका नर्व की वजह से इट लीड्स टू साइटिका पेन. इन S1 रूट कंप्रेशन पेन रेडिएट्स कहाँ होता है, टू अगर S1 रूट का कंप्रेशन हो तो जो पेन मिलेगा इट विल जनरली रेडियस टू पोस्टेरोलैटरल काफ वाला मसल और हील वाले एरिया, अगर S1 का हुआ कंप्रेशन. इफ L5 का हुआ जो पेन रेडिएट होगा टू दी एंटेरोलैटरल लेग और एंकल वाला पार्ट.
तो ये क्लासिक फीचर्स देखने को मिला। अगर S1 रूट का कंप्रेशन हुआ तो पेशेंट कंप्लेन करेगा रेडिएटिंग पेन दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द पोस्टीरियर लैटरल काफ वाला मसल एंड हील वाला पार्ट। अगर L5 का हुआ तो वाला कौन सा हिस्सा होगा? एंट्रोलैटरल लेग होगा और एंकल वाला हिस्सा होगा। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि पैरास्थीसिया भी मिलने को मिलता है, लाइक नमनेस हो जाता है वो जगह पे, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में पैरास्थीसिया देखने को मिलता है, लाइक नमनेस पेशेंट कंप्लेन करेगा। कॉजेज वी हैव ऑलरेडी सीन, कॉजेज क्या क्या हो सकता है। लेट अस डिस्कस एग्जामिनेशन, हाउ वी डू एग्जामिनेशन दिस काइंड ऑफ डिस्क प्रोलैप्स या पेशेंट। तो बेसिकली जो पेशेंट में क्या होता है, कभी कभार पॉस्चरल कभी कभार कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर कंप्लेन ऐसा रहा तो पॉस्चरल जैसे कि स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस देखने को मिल सकता है। स्कोलियोसिस एज वी नो सम लैटरल टिल्ट देखने को मिलेगा पेशेंट का, एंड लॉर्डोसिस देयर विल बी रिजिड फ्लैटेंड लंबर स्पाइन हो जाता है, जिसकी वजह से होल ट्रंक इज शिफ्टेड फॉरवर्ड ऑन द हिप्स, ठीक है। देयर कैन बी लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस काइंड ऑफ पोस्चर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेजेस है लॉर्डोसिस और इस काइंड ऑफ, देखो ये दिस इज अ हेल्दी। स्कोलियोसिस क्या, देयर विल बी अ लैटरल शिफ्टिंग। लॉर्डोसिस में देखो कैसा, काइफोसिस में देखो फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाता है और इसमें बैकवर्ड बेंडिंग काइंड ऑफ। और लॉर्डोसिस में ये दीज आर द different spine abnormalities that is mainly seen in this kind of prolonged disease या prolonged prolonged disease of the spine में। तो यहाँ पे these are the stages of the herniation as we have discussed: stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. This is the stage of protrusion, stage of extrusion, this is the stage of sequestration, and stage 1 is stage of degeneration. तो देयर विल बी अ पोस्चरल का एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे। मूवमेंट वी विल चेक कि पेन, वेदर देयर इज अ पेन इन बेंडिंग फॉरवर्ड ड्यू टू एनी मसल स्पैज्म इन पैरास्पाइनल मसल्स और नॉट, देयर इज एनी टेंडरनेस इन द लंबोसैक्रल रीजन और नॉट। The different test that we usually perform is the SLA test. I hope everyone knows Descartes sign जो हम लोग देखते हैं, Lassigui test। पहले SLA test हम लोग देखते हैं कि नर्व रूट का कंप्रेशन की वजह से क्या होता है। जो पेशेंट का जो लेग होता है वो राइज जैसे ही वो करता है एट एंगल अराउंड 40 डिग्री और लेस देन 40 डिग्री, देयर पेशेंट कंप्लेन्स पेन सेंसेशन। तो वी कंसिडर्ड इट एज SLA टेस्ट पॉजिटिव। और ब्रैगर्ट साइन और लेसिबी टेस्ट का कभी कहीं कहीं क्या है कि कहीं ऑपोजिट इसका साइन दिया हुआ है इन सम बुक्स। तो ब्रैकेट साइन कहीं पे दिया हुआ है, लाइक अगर पेन होगा, इफ पेशेंट क्या होगा, एक्सटेंड करेगा अपना लेग को, मतलब मींस द फिजिशियन विल एक्सटेंड पेशेंट लेग। जहाँ पे पेन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पेन जिस एंगल पे, मान लो ये एंगल समवॉट अराउंड 40 डिग्री पे एंगल, मान लो कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है आफ्टर एक्सटेंडिंग लेग की पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन, तो उससे कुछ नीचे पे थोड़ा सा ले आएंगे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एंगल वेयर द पेशेंट विल से कि हाँ वहाँ पेन नहीं हो रहा है। देन व्हाट वी डू, देन वी डॉर्सीफ्लेक्स दिस दिस फीट। क्या होता है डॉर्सीफ्लेक्स, हम लोग करते हैं ये वाला फीट का डॉर्सीफ्लेक्स करने के बाद वी जनरली सी कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन। तो इट इज अ काइंड ऑफ ब्रैगार्ट साइन। कहीं कहीं इसको लेसिग्वी टेस्ट भी बोला गया है, बट डिफरेंट बुक में वेरी करता है। और लेसिग्वी टेस्ट क्या होता है, लेसिग्वी टेस्ट में मतलब व्हाट वी डू इज जनरली वी फ्लेक्स द हिप वाला पार्ट। मतलब जो पेशेंट का ये जो हिप है उसको हम लोग पहले फ्लेक्स करते हैं एट अ 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। फिर हम लोग क्या करते हैं उसका जो, फिर हम लोग क्या करते हैं उसके जो लिम्ब है उसको फिर आकर हम लोग एक्सटेंड करते हैं। हम लोग पहले इसको हिप को 90 डिग्री पे ले आते हैं, देन भी क्या करते हैं हिप पे 90 डिग्री ले आए हिप को, देन हम लोग क्या करते हैं उसके बाद पूरा उसको लेग को एक्सटेंड कर देते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ लेसिग्वी टेस्ट। सम कोई कोई बुक में ऐसा लिखा है कि इट इज ब्रैकेट साइन, और कोई कोई बुक में ऐसा लिखा है कि ऐसा लेसिग्वी टेस्ट होता है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट दैट वी जनरली डू in case of back pain अगर कोई पेशेंट लेकर के आए। What is the investigation? As we have already seen कि CT scan, MRI and X-rays mainly we do to rule out any bone pathology or not. So now we will discuss about the treatment वाला part, how we manage this kind of cases. One is the conservative treatment and other is the operative treatment. So in case of conservative treatment, we generally ask patient to do that to rest in hard bed
तो हार्ड बेड में क्या होगा, पेशेंट को रेस्ट करने बोलेंगे. वी विल एडवाइज पेशेंट टू यूज बेल्ट इफ देर इज एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंबर वाला पार्ट, और टू यूज ऑफ कॉलर इफ देर इज एनी सर्वाइकल वाला इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्वाइकल वाला पार्ट. ड्रग्स लाइक इबुप्रोफेन और एनाल्जेसिक्स, ठीक है, ये सब हम लोग एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं इन केस ऑफ पेन. Muscle relaxant, we can advise patients some physiotherapy we can do as a kind of conservative treatment. In case of operative treatment, we mainly indicate in failure of, if there is some failure in conservative treatment, we perform some surgeries if it involved in cauda equina syndrome or severe sciatic tilt. So what are the surgical techniques that we mainly follow? There are some surgical techniques mentioned. That is, number one is the fenestration and dissectomy. फेनेस्ट्रेशन एंड डाइसेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, फेनेस्ट्रेशन और डाइसेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वहां पे जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पार्ट होता है, इन केस ऑफ फेनेस्ट्रेशन एंड डाइसेक्टोमी में इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं विद हेल्प ऑफ स्कूप और कोई भी इंस्ट्रूमेंट से. ये वाला पार्ट को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बल्जिंग वाला पार्ट है वो नहीं रहता है, और इसमें जो रेडिएटिंग पेन है वो कंप्लेन कम हो जाता है. This is called the technique known as fenestration and dissectomy. Number second, third, fourth is the laminotomy, hemilaminectomy और laminectomy. तो in this surgery we basically excise और जो लैमिना वाला पार्ट है जॉइंट का उसको निकाल देते हैं. तो लैमिना वाला पार्ट को निकालने से क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे कि ये देखो, ये वाला यहाँ पे क्या होता है, लैमिना वाला पार्ट होता है, ये वाला, दिस वन इज द लैमिना वाला पार्ट, और ये है स्पाइनस प्रोसेस. ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसस का बल्जिंग हो रहा है, ठीक है. अब ये जो बल्जिंग होता है ना, तो बल्जिंग होने से वजह से एक प्रेशर अप्लाई होता है लैमिना में. तो लैमिना में प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो नर्व रूट यहाँ से जो गया है, नर्व रूट का कंप्रेशन होता है, या उसमें क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से पेन सेंसेशन मिलता है. तो ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, ये जो लैमिना वाला पार्ट है इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे पल्पोसस वाला जो प्रेशर पड़ रहा है ना, अब प्रेशर यहाँ पे नहीं पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे क्या ही हुआ है कि दैट इज द एंटायर लैमिना इज रिमूव. तो लैमिना को रिमूव करने के लिए हम लोग को ये बेनिफिट मिलता है. तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा बल्जिंग हो रहा है, लैमिना का रिमूव होने से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो गया. ड्यू टू प्रेशर रिलीज यहाँ होने के बाद क्या होता है, पेन सेंसेशन और नर्व रूट का कंप्रेशन जो भी वाला पार्ट है वो कम हो जाता है, प्रेशर, ठीक है. तो हियर वी एंड हमारा डिजीज ऑफ द स्पाइन वाला पार्ट.